हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी तरफ से आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से होली मनाइए, अच्छे से कलर खेलिए, अच्छे से घूमिए फिरिए। किसी से कुछ इतना वो होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इतना पानी और ये बचाने की। एक दिन तो होली का मिलता है, उसमें भी इतने वो नहीं हो सकते ना। आखिर ये इंडिया है भाई, यहाँ पे तो हिंदू फेस्टिवल्स अच्छे से मनाएंगे ही हम सब। तो अच्छे से होली मनाइए। आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ श्याम शर्मा शो पे। उन्होंने कल ही अपने यूट्यूब चैनल पे खालिस्तान पे एक वीडियो बनाई है। आज हम उस पर रिएक्ट करेंगे। और वैसे तो मेरे चैनल पे अभी तक ऐसे कुछ मुद्दे पे वीडियो नहीं आई है, लेकिन आज मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ और आज मैं इसको देख रही हूँ कि क्या है इसका, और फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय काफी बुरी सिचुएशन हो रखी है पंजाब में। अमृतसर में आज भारी बवाल हुआ है। आज अजनाला पुलिस थाने को वारिस पंजाब के संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने घेर लिया। इसमें कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की खबर भी है। इस मॉब को अमृतपाल सिंह नाम का एक आदमी लीड कर रहा था, जो अपने आप को एक इंडियन भी नहीं मानता। मैं खुद को इंडियन सिटीजन नहीं मानता। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा का डॉक्यूमेंट है, इससे कोई भारतीय नहीं बन जाता। जो कि एक अलग सिख देश बनाना चाहता है। ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਵਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬੂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। जो कि अमित शाह की इंदिरा गांधी जैसी हालत करने को भी तैयार है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇੰਦਰਾ ਹਟਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਟਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। तो कौन है ये अमृतपाल सिंह? क्यों चाहता है ये खालिस्तान? क्या है खालिस्तान? इस खालिस्तान के लिए कितना सपोर्ट है इंडिया में, और क्या खालिस्तान इंडिया में एक्चुअली पॉसिबल है? आइए आज की वीडियो में पता करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड बना। तो अमृतपाल सिंह जो वारिस दे पंजाब नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, उसकी काफी फॉलोइंग बढ़ गई है पिछले कुछ महीनों में पंजाब में, और वो खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। तो बंदे को सिखिज्म से इतना प्यार है, लेकिन यही बंदा गुरुद्वारे में जाके गुंडागर्दी भी करता है। Al Singh Khalsa of Waris Punjab, they created a ruckus at a Gurudwara. Singh Sahib in Jalandhar supporters broke chairs and sofas, took them outside and set them on fire. और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी भी कर रहा है। Amritpal Singh carried the Guru Granth Sahib in a bus as his supporters prepared for a showdown on Wednesday. इससे utmost restraint ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ because of मर्यादा of श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और ये बनना चाहता है सिखों का नया लीडर। भैया अगर ये सिखों का लीडर है, तब तो पाकिस्तान भी इमर्जिंग इकोनॉमीज का लीडर है। और पंजाब की गवर्नमेंट, जिसके लीडर ने एक बार ये कहा था, और मैं आज पंजाब की जनता को भरोसा देना चाहता हूँ, किसी को नहीं बख्शेंगे जो गलत काम करेगा। असामाजिक तत्व, गैंगस्टर, एंटी नेशनल जो गलत काम करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। उन्होंने एक भीड़ को पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने दिया, पुलिस स्टेशन से एक मुजरिम को छुड़ाने भी दिया। उसके ऊपर से अमृतपाल सिंह ने पुलिस को धमकी दी कि इस मुजरिम पे जो केस है उसको तुरंत वापस लिया जाए। And he's given a 1 hour deadline saying if you don't cancel it, you will deal with the consequences. और पुलिस ने क्या किया? केस वापस ले लिया। ये लॉ एंड ऑर्डर सर। तो भैया ये खालिस्तान है क्या? क्या ये लोग द ग्रेट खाली के लिए एक सेपरेट देश बनाना चाहते हैं? जी नहीं। देखिए, खालिस्तान एक सेपरेट सिख स्टेट की डिमांड है, जो इंडियन पंजाब को इंडिया से काट कर बनाया जाएगा। और ये डिमांड आज क्यों की जा रही है भारत में, इसको समझने के लिए हमें जरा इस खालिस्तान मूवमेंट की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। देखिए, भारत के जो सिख गुरु हैं हमारे, उन्होंने कभी भी भारतीय कल्चर से अलग एक मजहब बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे जो सिख गुरु हैं वो भक्ति मूवमेंट, वेदांत और उपनिषद से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार का नाम भगवती रखा था, और वो देवी चंडी के पुजारी थे। सिखों के सबसे महान राजा महाराजा रंजीत सिंह की अगर आप बैटल ध्वज देखेंगे तो उसपे देवी चंडी है, एक तरफ हनुमान और एक तरफ लक्ष्मण है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी भगवान को दर्शाने के लिए जो शब्द यूज किया गया है, उसमें सबसे ज्यादा बार हरि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, 8000 से भी ज्यादा। उसके बाद राम शब्द का नाम 2500 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट वाहे गुरु, जो आजकल सिख सोसाइटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर शब्द है, उसका इस्तेमाल सिर्फ 13 बार किया गया है। तो देखिए, सिख कम्युनिटी डेफिनेटली एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, लेकिन सिख राजाओं ने, सिख गुरुओं ने कभी भी अपने आप को भारतीय कल्चर और भारतीय धर्म से अलग करने की कोशिश नहीं की। हमेशा से ये माना जाता था कि सिख और हिंदू एक ही हाथ की दो उंगलियां हैं। लेकिन 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अंग्रेजों ने देखा कि एक बहुत अच्छा मौका है हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार डालने का। याद रखिए कि 1857 की रिवोल्ट के पहले ब्रिटिश आर्मी के सबसे ज्यादा सैनिक बंगाल, अवध और बिहार एरिया से आते थे। 1857 की रिवोल्ट के बाद इन एरिया से अंग्रेजों ने सिपाही लेने बंद कर दिए और पंजाबी सिख और मुसलमानों को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट दिया था 1857 रिवोल्ट को दबाने में। अंग्रेजों ने मार्शल रेसेस नाम का एक कॉन्सेप्ट भी इजाद किया इंडियन सोसाइटी को और डिवाइड करने के लिए। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कम्युनिटीज उनकी तरफ लॉयल हैं, या फिर जिन कम्युनिटीज ने भी उनकी मदद की थी 1857 रिवोल्ट को दबाने में, उनको मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी आर्मी रिक्रूटमेंट में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको काफी
बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे जमीन। ये अंग्रेजों की एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का एक मेमोरेंडम लीक हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये कह रहे थे कि हमें हर एक कोशिश करनी चाहिए सिखों को हिंदू कल्चर से बिल्कुल अलग करने की। अंग्रेजों ने सिख सभा और तख्त खालसा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करने में मदद किया और काफी सपोर्ट भी दिया था, जो सिख कल्चर को हिंदू कल्चर से बिल्कुल अलग दिखाना चाहते थे। ब्रिटिश के सपोर्ट से गुरुद्वारा एक्ट और शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी भी क्रिएट किए गए, जिससे सिख और हिंदू मंदिरों को डिवाइड किया गया और सिख और हिंदू सोसाइटी को भी डिवाइड किया गया। तो वहां पर कुछ सिख लीडर्स का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने सिख सोसाइटी में सेपरेटिज्म का कीड़ा डालना शुरू किया और खालिस्तान जैसी पहली डिमांड 1929 में आई जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। इस मांग को 3 जगह से ऑपोजिशन आई। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, B.R. अम्बेडकर जो दलित को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मास्टर तारा सिंह जो सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह की डिमांड और भी स्ट्रॉन्ग हो गई। जब भारत आजाद हुआ तब पंजाब स्टेट कुछ इस तरह दिखता था। अब इस पंजाब में सिखों की पॉपुलेशन अराउंड 20% थी। कुछ सिख लीडर्स ये चाहते थे कि उनके पास और पॉलिटिकल पावर हो, इसलिए वो एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे जहां पर वो मेजॉरिटी में हो, इसलिए उन्होंने एक सिख मेजॉरिटी स्टेट का डिमांड शुरू कर दिया और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने 1966 में सिख मेजॉरिटी पंजाब क्रिएट किया। लेकिन इस डिमांड को मानने के बावजूद कुछ सिख लीडर्स की जो ऑटोनॉमी की डिमांड थी वो बढ़ती ही गई। और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपको हमेशा लिंग्विस्टिक और रीजनल डिमांड्स को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जस्ट लाइक वॉचिंग एन अर्जुन कपूर मूवी यू आर गोइंग टू रिग्रेट इट। पंजाब स्टेट के बनने के बाद जो इंडिया के बाहर रहने वाले सिख थे वो काफी इन्वॉल्व हो गए इस खालिस्तान मूवमेंट में। 1970 में खालिस्तान काउंसिल ऑफ वेस्ट लंदन ने खालिस्तान मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया और उसके बाद सिख मेजॉरिटी पंजाब में कुछ एक्सट्रीमिस्ट घूमने लगे जो पंजाब में और ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे और नॉन सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने लगे। एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट था जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, जिसको अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिल रहा था, क्योंकि देखिए उस समय पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की मेन ऑपोजिशन थी अकाली दल, जिसका मेजॉरिटी वोट बैंक सिख था। तो वो चाहते थे कि एक अगर उन्होंने जरनैल सिंह भिंद्रनवाले जैसे लीडर को डेवलप कर दिया तो वो सिखों का वोट बैंक काट देगा, जिससे कांग्रेस पार्टी को पंजाब इलेक्शन में मदद हो जाएगी। इनफैक्ट भिंद्रनवाले ने 80s के दशक में कांग्रेस के लिए कैंपेन भी किया था। भिंद्रनवाले दमदमी टकसाल नाम के एक सिख रिलीजियस स्कूल का प्रमुख था और क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा सपोर्ट मिला हुआ था, इसलिए वो बेबाक होकर अपने हेटफुल स्पीचेस पंजाब में बोल रहा था और उसकी वजह से उसकी फॉलोइंग बढ़ रही थी। Word is spreading among the Sikhs of rural Punjab about a new holy man or sant. और उनके में एक ऐसी खिंच थी उनकी बात में और उनकी गलबात का तरीका कि ऐसा था कोई जिसके साथ ही बात करते थे उसको अपना बना रखा। भिंद्रनवाले एक सिख फंडामेंटलिस्ट था जो दूसरे सिखों पर ही अटैक करता था। वो अक्सर निरंकारी सिखों के खिलाफ अटैक्स को प्रमोट करता था। इनफैक्ट उसने हिंदुओं को भी बहुत बार धमकी दी थी। Bhindranwala and his supporters insist that he is only trying to attain justice for Sikhs. Many believe his grievances are exaggerated, that his motivations are more sinister. और सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से उसके फॉलोअर्स ने पंजाब में कई सालों तक सैकड़ों हिंदूज और सिखों का कत्ल किया। इन सारे कत्ल करने के बावजूद गवर्नमेंट उस पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती थी, इसलिए लोगों ने उसको एक तरह से पंजाब का डॉन की तरह देखना शुरू कर दिया कि भाई इसका तो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाल नहीं बांका कर सकती। Bhindranwala is arrested. Bhindranwala spends a month in jail, but is never charged. By the time he came out of jail, he realized he'd become a hero. So he started using the heroic language thereafter. And there was no stopping him. इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बार बार इंदिरा गांधी से कहा अगर आपने इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो पंजाब में आग लग जाएगी, लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी इलेक्शन जीतना चाहती थी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इवेंचुअली ये मामला हाथ से बाहर निकल गया, इसके सपोर्टर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। Indira Gandhi allowed him to become a Frankenstein. You could see Bhindranwale every year what was happening, but when he reached the pinnacle, now to finish him off, now destroy him. It's too late. इसकी एक बहुत सिमिलर एग्जांपल है जो पाकिस्तान ने तालिबान के साथ किया। उन्होंने क्रिएट किया तालिबान को कि भैया ये लोग तो सिर्फ अमेरिकन काफिरों और भारतीय काफिरों से लड़ेंगे, लेकिन तालिबान इवेंचुअली इनके हाथ से बाहर निकल गया और अब इनकी ही गवर्नमेंट गिराने की धमकी दे रहा है। तो इसके बाद फिर भिंद्रनवाले के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया, जिसमें भिंद्रनवाले मारा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई और गोल्डन टेम्पल पर भी नुकसान हुआ, जिससे कि बहुत सारे सिख इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रेडिकलाइज हो गए। उसके बाद इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई, जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ कांग्रेस लीडर्स के सपोर्ट से दिल्ली में एंटी सिख मैसेकर किया गया, जिसमें हजारों इनोसेंट सिख्स की जान गई, जिस वजह से भारत में और भी सिख रेडिकलाइज हुए और 80s और 90s के दशक में पंजाब में बहुत ही डेंजरस सिख इंसर्जेंसी हुई। इस इंसर्जेंसी को 1990s के दशक में फाइनली केपीएस गिल की लीडरशिप में पंजाब पुलिस ने खत्म किया। पंजाब में वापस नॉर्मलसी आई और पंजाबी सिखों को वापस भारत में इंटीग्रेट किया गया। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने यह गलती की कि पॉलिटिकल कैलकुलेशंस की वजह से भिंद्रनवाले की सच्चाई लोगों को सही तरीके से नहीं सिखाई गई। उल्टा एसजीपीसी जैसे सिखों के सबसे ताकतवर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से भिंद्रनवाले को एक संत बना दिया गया, एक कौमी योद्धा बना दिया गया। लगता है इन्होंने ही अबू बकर बगदादी के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन लिखी थी। और देखिए खालिस्तानी मूवमेंट को पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई से भी काफी सपोर्ट मिला था। पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने कई खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट किया था इंडिया में अनरेस्ट और सोशल टेंशन फैलाने के लिए। आज भी खालिस्तानी मूवमेंट्स को पाकिस्तानी आईएसआई से सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप इंडिया के बाहर जो खालिस्तानी रैलीज होते हैं उनमें आप क्लियरली आईएसआई का हाथ देख सकते हैं। Intelligence sources in India have identified a Pakistani lieutenant colonel as the brain behind the pro-Khalistani rallies seen in Europe and Canada. तो अब जब हमने खालिस्तानी मूवमेंट की हिस्ट्री समझ ली है, तब बात करते हैं इस अमृतपाल सिंह की। तो अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब डे के चीफ हैं। वारिस पंजाब डे नाम से तो आईपीएल की क्रिकेट टीम लगती है, लेकिन ये एक
पंजाब की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर एक्टर दीप सिद्धू ने क्रिएट किया था। वारिस पंजाब डे का इनिशियल एजेंडा था पंजाब के राइट्स जैसे कि एजुकेशन, सैनिटेशन, कल्चर, सोशल अवेयरनेस। लेकिन फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इसके बाद अमृतपाल सिंह को इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस बंदे की पूरी कहानी में ही कुछ गड़बड़ है। देख के लगता है कि बहुत केयरफुली इस बंदे को एक पंजाब में पब्लिक फिगर बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। देखिए, इस बंदे की सच्चाई है कि ये संत बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया में आके, लेकिन साल भर पहले ये बंदा बाल वाल कटवा के दुबई में मौज कर रहा था और रातों रात भाई साहब ने अपने आप को पालिका बाजार का भिंद्रन वाले बना दिया। और ये बंदा भी खुल्लम खुल्ला हिंदुओं से नफरत करता है और जैसे भिंद्रन वाले निरंकारियों पर अटैक करवाता था उसी तरह ये बंदा भी डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम के खिलाफ भी नफरत फैलाता है। अमृतपाल सिंह ने हुण डेरे ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ डेरा सच्चा सौदा ਨੂੰ और गुरमीत राम रहीम ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ अमृतपाल ने ਕੀਤਾ है। इनफैक्ट दीप सिद्धू का जो भाई है उसको खुद को पता नहीं कि ये बंदा रातों रात अचानक से इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कैसे बन गया। ये बहुत ही मिस्टीरियस मामला है। अचानक से एक फेसबुक पोस्ट इमर्ज हुआ जहां पर इसको वारिस पंजाब डे का लीडर डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये ऑफिशियल पेज है कि अनऑफिशियल पेज है। ऊपर से वारिस पंजाब डे की स्पेलिंग भी गलत है। देखकर लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली इस बंदे ने किसी की मदद से हाईजैक कर लिया है। 2022 के अगस्त में ये बंदा पंजाब आया दुबई से और आते ही रातों रात इसके बड़े सारे सपोर्टर हो गए और इसने पंजाब के अलग अलग गाँव का टूर करना शुरू कर दिया जहाँ पर जा के ये भिंद्रन वाले की तरह ही रेडिकल स्पीचेस दे रहा है। इनफैक्ट ये खुद भिंद्रन वाले के गाँव भी गया और इन स्पीचेस में बोल रहा है कि वो भिंद्रन वाले का ही रास्ता फॉलो करना चाहता है और भिंद्रन वाले की तरह ही बंदूकें लेके घूम रहा है सड़कों पर। My effort is to revive Sikhi and Sikhi revive Khalsa Raj and Khalsa Raj is Khalistan. We are demanding. You're not breaking any law. How it's breaking a law? It's a democracy or not? पिछले साल के नवंबर में इसने गोल्डन टेंपल के पास एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पर बहुत बड़ा क्राउड इकट्ठा हुआ इसके लिए। अब सोचने की बात है कि एक ऐसा बंदा जिसको 6 महीने पहले तक कोई नहीं जानता था वो अचानक से इंडिया आया और 1-2 महीने के अंदर अंदर इसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग कैसे हो गई। ये तो वही बात है कि भैया मैंने आज एक्सरसाइज करना शुरू किया और हफ्ते भर में मेरा 6 पैक हो गया। ये कोई नेचुरल ग्रोथ तो नहीं है भैया। तो काफी क्लियरली कुछ लोग प्लान करके इसको भिंद्रन वाले 2.0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ न्यूज चैनल्स का मानना है कि फिर से ISI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस बंदे को सपोर्ट दे रहे हैं। Pakistan's inter-services intelligence or ISI has provided weapons, explosives, training and IEDs besides providing operational funds. And agencies claim that Amritpal has taken over this role on behalf of the ISI. The move is seen as a long-term strategy to destabilize Punjab yet again. Top intel sources also say that he went to Georgia before coming to India from Dubai. और अगर आप देखें तो शायद सेंस भी बनता है क्योंकि अगर आप खालिस्तान का मैप देखेंगे तो उसमें सिर्फ इंडियन पंजाब आता है, पाकिस्तानी पंजाब नहीं आता है। महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल लाहौर जो पाकिस्तानी पंजाब में है वो नहीं आता। गुरु नानक देव का बर्थ प्लेस जो पाकिस्तान में है वो खालिस्तान में नहीं आता। क्या करे, चाहिए तो लेकिन नहीं मानेंगे। और देखिए, अगर आप सोचें तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे प्रेशर है अभी इस समय पर और पाकिस्तान के पास पैसे कमाने का सबसे बढ़िया एक तरीका है। जब भी पाकिस्तान को पैसे चाहिए होते हैं तो अपने आसपास के रीजन को डिस्टेबलाइज कर दो और फिर बोलो कि अगर आपको इस रीजन को स्टेबलाइज करना है तो हमको पैसे दो और पूरी दुनिया से पैसे कमाओ। तो हो सकता है कि फिर से ये इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको थोड़ी भीख मिल सके। तो अब बात करते हैं कि एक ऐसा बंदा जो हिंदुओं को गालियां दे रहा है, सिखों को धमका रहा है, गुरुद्वारे में बदमाशी कर रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी कर रहा है, वो पंजाब में ऐसे खुला कैसे घूम रहा है? गवर्नमेंट क्या कर रही है भैया? पंजाब की गवर्नमेंट और उनकी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी 2002 के इंटरनेट की तरह स्लो है। ये वही गवर्नमेंट है जिन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली में इनके पास पुलिस कंट्रोल में होती तो यूं खत्म कर देते सारे प्रोटेस्ट। और इस तरह से इस बंदे को खुले घूमना देना बहुत डेंजरस है क्योंकि याद रखिए भिंद्रन वाले को भी इसी तरह से इनिशियली गवर्नमेंट से छूट मिली थी। इनफैक्ट KPS गिल जिन्होंने 90s के दशक में खालिस्तानी मिलिटेंसी को खत्म किया था पंजाब में, उन्होंने 2017 में वार्निंग दी थी कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में आती है तो जाने या अनजाने में ये लोग खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट दे देंगे। और ये हमने हाल में भी देखा है। केजरीवाल जी एक एक्स मिलिटेंट के घर पे रात बिता के आए हैं। आम आदमी पार्टी के MLA के लिए एक बैंड खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन कैंपेन कर रहा था। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी ने उस टूल किट को भी खूब शेयर किया था जिसको ग्रेटा थुनबर्ग ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पर गलती से लीक कर दिया था। जिस टूल किट को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम के एक खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था, जिस फाउंडेशन का हेड खुल्लम खुल्ला अपने आप को खालिस्तानी बोलता है। और उस टूल किट में जो हैशटैग्स मेंशन थे उन हैशटैग्स को आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए अकाउंट्स ने भी शेयर किया था। तो यार ये एक बहुत सीरियस सिचुएशन है जिसको बहुत डेंजरस लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पोटेंशियली पाकिस्तानी ISI भी सपोर्ट कर रही है जो भारत में फिर 80s और 90s के दशक वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। आप शायद भूल गए हैं तो याद रखिए कि हजारों लोगों की जाने गई थी। कई हिंदू, कई सिख, कई पुलिस वाले मारे गए थे इस मिलिटेंसी में। पंजाब में शायद ही कोई फैमिली है जो इस इंसर्जेंसी से इफेक्ट नहीं हुई थी। तो इस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना जरूरी है। ये देश की सिक्योरिटी की बात है। लेकिन अब आइए उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि क्या भारत में खालिस्तान एक्चुअली पॉसिबल है? अरे देखिए, प्रैक्टिकली भी अगर देखें पंजाब की डिफेंस का सारा पैसा सेंटर से आता है। अगर इकोनॉमी देखें जिसका काफी बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर है, पानी सेंटर से आता है, बिजली सेंटर से आती है, सारे सब्सिडीज जो मिलते हैं सेंटर से आते हैं। पंजाब की जो जमीन है उस पे एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल क्राइसिस आने वाला है अगले 20 सालों में। जिस दिन सेंटर से सपोर्ट खत्म उस दिन एग्रीकल्चर खत्म। The natural resources completely destroyed. 30% of the soils are destroyed. Groundwater depletion you can see. The pesticide pollution and the stubble burning. और मान लो एग्रीकल्चर इनका खत्म नहीं भी हुआ तो कौन खरीदेगा इनका अनाज? इंडिया बोलेगा ठीक है आप अपना कहीं और बेचो, हम अपने देश में कहीं और उगवा लेंगे वो अनाज। कहाँ बेचोगे? पाकिस्तान को बेचोगे? उनके पास हगने के पैसे नहीं है, वो तुम्हारा अनाज क्या खरीदेंगे? तो कहीं बेच तो सकते नहीं हो। इंपोर्ट भी करना चाहो तो कहाँ से करोगे? कोई समुद्र तो है नहीं, लैंड लॉक देश है। एजुकेशन को ही देख लो, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब के बाहर है।
बाकी इंडस्ट्रीज भी डेवलप कैसे करोगे? ना कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इकोसिस्टम है, ना कुछ खास सर्विसेज सेक्टर है, ना कुछ खास टेक इंडस्ट्री है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी कमजोर है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मोस्टली वो भी सेंटर का बनाया हुआ है। उसके ऊपर से अगर खालिस्तान बनता है तो 45% जो हिंदूज है स्टेट के वो छोड़ के चले जाएंगे, अपना सारा पैसा सारा बिजनेस सब लेके चले जाएंगे। और यार जो खेतों में यूपी बिहार से मजदूर आके काम करते हैं वो भी चले जाएंगे। खेती कौन करेगा? उसके ऊपर से यार खालिस्तानी मूवमेंट की जो सबसे डार्क सीक्रेट है उसके बारे में बात करते हैं। खालिस्तानी मूवमेंट में मोस्टली एक कास्ट के सिख है और वो है जट सिख। और खालिस्तानी मूवमेंट एक नंबर का कास्टिएस्ट मूवमेंट है। जट सिख पंजाब के भी सबसे इन्फ्लुएंशियल कास्ट है, जो कि सिर्फ 21 to 25% पॉपुलेशन होने के बावजूद 85 to 95% जमीन कंट्रोल करते हैं पंजाब में। जो पंजाब के दलित सिख है उनके पास अपनी कोई जमीन है नहीं, उनको जट सिखों की जमीन पर काम करना पड़ता है। उसके ऊपर से काफी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का भी सामना करना पड़ता है। लड़ाई कली जमीन की नहीं थी, मान सम्मान की लड़ाई भी थी। मैं तो रोने लग गई जनी मेरे साथ बीती। हमारी माता वहाँ पड़ी थी मंजे पर, उनके घर में आकर लात काट दी। The horrific lynching of a Dalit Sikh near Delhi, allegedly by the Nihangs, is creating another firestorm in Punjab. जो कनाड़ लोग ने जी वो कदे नहीं चाहते है भी दलित दो की गर्दन ऊंची करके दी सके, वो जमीन का टुकड़ा मांग सके। इनफैक्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की कुछ एरियाज में इतनी बुरी प्रॉब्लम है कि दलित सिख तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं एक डिग्निटी की जिंदगी जीने के लिए। In Majha and Malwa regions, SCs are converting to Christianity in great numbers. वो तो आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन दलित सिखों को क्रिश्चियनिटी से वापस सिखिज्म में रिकन्वर्ट कर रही हैं। एक और बड़ा रीजन क्यों खालिस्तान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यार सिख ही चाहे जट सिख हो नॉन जट सिख हो, कई सिख भी हैं जो खालिस्तान नहीं चाहते। हर बच्चे से लेकर बड़े तक की आवाज निकलती थी वंदे मातरम भारत माता की जय। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहाँ कहते खालिस्तान बनाए जिनकी ऐसी की तैसी बनाए जिनको जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो या आप खालिस्तानी हो। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे, ना बनेगा ना बनने देंगे। हमारी छाती के ऊपर बनेगा जो बनेगा। अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है सिर्फ तो सिर्फ पाकिस्तान में बनेगा जाएगा। ये डीजीपी ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਗੜ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। Bala Sahib had said, Khursan Khasmana kiya, Hindustan डराया। He never mentioned Khursan Khasmana kiya, Pakistan डराया, Khursan Khasmana kiya, Punjab डराया, Khursan Khasmana kiya, Khalistan डराया। So the idea of Bharat, the idea of Hindustan was very clear in the mind of Gurus. तो अगर इनको खालिस्तान बनाना है तो सबसे पहले इन सिखों से डील करना पड़ेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ टुच्चे खालिस्तानियों के कर्मों को हमको एंटी सिख हेट्रेड में कन्वर्ट नहीं होने देना चाहिए। सिख हमारे भाई हैं, सिख गुरु हमारे भी उतने गुरु हैं जितने सिखों के हैं। किसी के बाप की औकात नहीं कि सिख गुरुओं को हमसे अलग कर ले। ऊपर से भारत के मेजॉरिटी सिख ये मानते हैं कि उनका कल्चर और हिंदुओं का कल्चर बहुत सिमिलर है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे बहादुर और नेशनलिस्ट सिखों के ऊपर अमृतपाल जैसे लोगों से हमसे भी ज्यादा खतरा है। तो ऐसे नेशनलिस्ट और बहादुर सिखों को हमें अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए। और फाइनल रीजन क्यों मुझे लगता है कि खालिस्तान पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए इंडिया का जो लॉ एंड ऑर्डर सेटअप है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन 80s और 90s के दशकों से काफी इंप्रूव हुआ है। जब भी पॉलिटिकल सपोर्ट दिया जाता है तो पुलिस किसी भी सिचुएशन से डील करने को केपेबल है। आप उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, जहां लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, जहां माफिया सब कुछ कंट्रोल करता था, वहां पे योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट से पुलिस ने माफिया की नाक में दम करके रखा हुआ है। पिछले 2-3 सालों से यूपी में कम्युनल राइट ऑलमोस्ट बंद हो गए, जो कि याद रखिए कुछ सालों पहले हर साल 10-12 कम्युनल राइट हुआ करते थे यूपी में। और पंजाब पुलिस में भी कैपेबिलिटी है यार, पंजाब पुलिस डर के नहीं भागी है। पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह जैसे लोगों के ऊपर एक्शन लेने से मना किया गया है, क्योंकि 80s और 90s की दशक की जो इंसर्जेंसी थी उसको भी पंजाब पुलिस ने ही केपीएस गिल की लीडरशिप में खत्म किया था। खालिस्तान देखिए मेजॉरिटी लोगों के न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की तरह ही ख्याली पुलाव है। एक बार पंजाब पुलिस को प्रॉपर सपोर्ट मिल गया पंजाब की गवर्नमेंट से कि भैया ठीक कर दो इस बंदे को, तो 2 दिन में अमृतपाल सिंह को सुधार देंगे ये लोग। लेकिन याद रखिए कि खालिस्तान नहीं भी बनता है तब भी बहुत सारी जाने जा सकती हैं, जैसे 80s और 90s के दशक में गई थी। तो जल्द से जल्द एक्शन लेना जरूरी है। और इस प्रॉब्लम के पनपने में मैं बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ब्लेम देना चाहता हूँ। अगर इन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट को सही समय पर रोका होता, अगर इन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर एक्शन लिया होता जब उन्होंने हमारे पुलिस ऑफिसर्स पर अटैक किया, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी, रेड फोर्ट पर जबरदस्ती कब्जा किया, तब ये हालत पंजाब में आज होती ही नहीं। ये प्रॉब्लम बीजेपी की गवर्नमेंट ने शुरू की है। और मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को ब्लेम करने के बजाय बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी की पंजाब गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखे, देश का ध्यान रखें और साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। इस बार 80s और 90s की दशक की तरह बेगुनाह हिंदू और सिखों की जाने नहीं जानी चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट को क्या कदम लेने चाहिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको आज का पसंद आया तो प्लीज आज के एपिसोड को लाइक दें। अगर आप सिखों के गुरु को भी अपना गुरु मानते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आप श्याम शर्मा शो का लेटेस्ट मॉड चेकआउट करना चाहते हैं तो गाइस, मैंने इस वीडियो को देखा और मुझे जहाँ तक समझ में आया कि हर सिख खालिस्तान नहीं चाहता।
ठीक है, ये जो भी जितने भी खालिस्तान के जो आ रहे हैं ना कि नहीं हमको अलग खालिस्तान चाहिए सिखों के लिए, ये सिर्फ पाकिस्तानी लोग हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान की घुसपैठी हैं और कुछ नहीं। ये और बात रही अमृतपाल सिंह की, आपको पता है गाइस ये दुबई में रहता था, ये 12th पास है फिर की फेल ये भी नहीं पता ढंग से, और ये वहां पे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। लेकिन जब वहां पे इतने दिन अयाशी करके अब इसको अपने सिखों की इतनी वो उनके राइट्स के लिए इसको याद आया कि बोलना है करके, इतने साल तो मतलब ये 30 साल का बंदा, इसे तब ये कहाँ था ये, तब इसे कोई मतलब नहीं था। मतलब ये अपनी जिंदगी के 30 साल अच्छे से अयाशी करके दुबई में रह के कमा के और अब ये इधर आके इंडिया पे बात करेगा। ये अपने आप को इंडियन भी नहीं बोलता, ये अपने आप को इंडियन नहीं मानता कि ये इंडियन है ही नहीं। इसने एकदम क्लियरली अपने इंटरव्यूज में बोला है कि ये इंडियन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में ये इंसान खुलेआम घूमता है, इसे ना कोई कुछ कहता है ना कोई कुछ। ये सोचो ये सिखों का, इसके मुताबिक ये सिखों का मसीहा है, लेकिन ये सिखों को भी धमका के वो लोग को फोर्सफुली उन लोग से जबरदस्ती कर रहा है। हाँ ये खुलेआम बोलता है इसे हिंदुओं से नफरत है, लेकिन आज तक कोई भी सिख गुरु ने कभी ये कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं या हमें हिंदुओं से दिक्कत है। जब अंग्रेजों ने हमारे देश पे हमला किया तब सिख, हिंदू, मराठा ये सब ने मिलके वो लोग को मतलब मिलके उन लोग को भगाया यहाँ से, उन लोग को हराया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि सिख और हिंदू अलग हो सकते हैं? सिख हिंदू कभी अलग नहीं थे, सिख हिंदू हमेशा एक ही हाथ की दो उंगलियां हैं। तो इसको हम नहीं कह सकते, हम एक ऐसा एग्जाम्पल रख सकते हैं कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं सिख और हिंदू, मतलब अलग है ही नहीं। तो उसमें ये कल का आया बंदा, वो भी ये पाकिस्तानी बंदा खालिस्तान की डिमांड कर रहा है, और उसमें मतलब शर्म की बात ये कि बहुत से सिख हैं जो मतलब इसका सपोर्ट कर रहे हैं। भाई तुम लोग खुद अपने दिमाग से, तुम लोग क्या लगता है तुम लोग खालिस्तान बना के वहां पे रह लोगे? तुम लोग मतलब जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम लोग को यहाँ टॉर्चर होता है या तुम लोग के मुद्दों में बात नहीं होती, तुम लोग को यहाँ टॉर्चर किया जाता है, तुम लोग को लगता है कि तुम लोग वहां रह लोगे? और ये जो केजरीवाल है इसने क्या बोला, इसने बोला कि नहीं मैं वहां का अगर मेरे को वहां का अगर बना दोगे तुम लोग चीफ मिनिस्टर, तो मैं वहां पे तुम लोग के लिए हर चीज करूंगा, मैं वहां पे जितने भी आतंक मचाते हैं, जितने भी ये गैंगस्टर है उनको खत्म करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है, ये अमृतपाल सिंह खुलेआम लोगों को मार रहा है, गुरुद्वारे में हंगामे कर रहा है। ये तो सिख बनना है ना, इसको तो सिखों के राइट्स के लिए बोलने के लिए लोगों ने खड़ा किया है ना कि सिखों के राइट्स के लिए बोले, सिखों के रिचुअल्स को फैलाए। ये रिचुअल्स फैला रहा है, ये गुरुद्वारे में जाके गुरुद्वारे की बुक्स को ऐसे कर रहा है, गलत कर रहा है, वहां पे आतंकी कर रहा है। तो ये सिख है? बताइए, आप भी बताइए, सोचिए कि सिर्फ पग बांध लेने से कोई सिख नहीं बनता। पहली बात तो जो सच में गुरु नानक जी को फॉलो करता है, जो उनके चले रास्ते पे है ना, वो कभी भी इतनी गंदगी बातें अपने मुंह से नहीं निकालेगा, वो कभी हिंदुओं से नफरत नहीं करेगा, और वो कभी खालिस्तान बनने की डिमांड नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों से, ऐसे धोखाधड़ियों से बिल्कुल भी सावधान रहे, इन लोग से बिल्कुल भी इन लोग की बातों में ना आए, और अपने सिख भाइयों से बिल्कुल भी नफरत ना करें, क्योंकि हर सिख खालिस्तान नहीं चाहता। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। सो गाइस, आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोस पे बात करूं या इस टाइप की वीडियोस आपके सामने लेके आऊं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसे मुद्दों पे और भी बात करूंगी और भी वीडियोस लेके आऊंगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।